गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास ऑफ सोशल साइंस, जहाँ पे हम वाटर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों। सो वाटर वाले चैप्टर में बेसिकली हम लेक्चर 2 लेने वाले हैं आज का। ठीक है, तो ये चैप्टर बच्चों बहुत सारी चीजें आपको बताएगा। अभी तक पहले के चैप्टर्स में हम क्या पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था हाइड्रोस्फेयर के बारे में, सॉरी एटमॉस्फेयर के बारे में। इससे पहले हमने मेजर डोमेन्स पढ़ा था। तो बेसिकली चीजें बच्चों कैसे इवॉल्व हो रही हैं, आपने 6 में भी पढ़ा होगा। 6 में हमने क्या पढ़ा है, मेजर डोमेन वाला चैप्टर पढ़ा है। तो मेजर डोमेन में हमने क्या देखा है, तीन तीन हमारी डोमेन्स हैं, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, फिर लिथोस्फेयर, जहाँ पे हमने अपने लैंड के बारे में, एयर के बारे में, वाटर के बारे में। और वाटर आपका एक अलग से चैप्टर है। ठीक है, अब जब 7th में आ गए हैं तो आपने अर्थ की सारी चीजें पढ़ ली, रिवॉल्यूशन और आपने रोटेशन पढ़ लिया। तो अब हम जो चीजें करेंगे वो हम वाटर वाले चैप्टर से करेंगे। ठीक है, चीजों को बहुत ही सीमित तौर पे जानेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद माय क्विक इंट्रोडक्शन। इट्स मी रीमा शील, योर सोशल साइंस टीचर ऑन डाउटनेट। कोई भी डाउट हो बच्चों तो जरा कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सो दैट वी हैव एन इंटरैक्टिव सेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रीवियसली पहले के टाइम पे हमने क्या किया था, हमने इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर के, यानी कि कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने क्या दिया था, एक्चुअली हमने देखा था पानी हमारा जो वाटर, जितना भी हमारा जो चैप्टर है दैट इज हाइड्रोस वाटर। ठीक है, तो वाटर बच्चों कहाँ होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जब आप प्रीवियसली आपने रिकॉल किया होगा, कल भी मैंने आपको रिकॉलेशन दिया था। हमारा जो मेजर, हमारे जो अर्थ, हम एज एन जो अर्थ पे सरवाइव कर रहे हैं वो तीन चीजों की वजह से कर रहे हैं बच्चों। एक तो हमारा होता है लिथोस्फेयर। ठीक है, लिथोस्फेयर यानी कि हमारा लैंड एरिया, जितना भी कॉन्टिनेंट्स, हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। ठीक है, सारे कॉन्टिनेंट, जितना भी लैंड पोर्शन है, चाहे पानी हो, पानी के नीचे की जमीन हो, वो सारा का सारा हमारा लिथोस्फेयर में आता है। उसके बाद जब हम एटमॉस्फेयर पे गए, यानी कि अपने वायु पे गए, तो हमने देखा कि जितना भी एयर पोर्शन है, जितना भी हमारा एनवायरमेंट है, ठीक है, जिसमें हमारी सारी गैसेस अवेलेबल है, नाइट्रोजन ले लो, ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, ये सारी की सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर का पार्ट होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम अपने तीसरे जोन पे, यानी कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमने इसमें क्या देख रहे हैं बच्चों, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर क्या है, हाइड्रोस्फेयर इज योर वाटर बॉडीज। ठीक है, जितने भी आपकी वाटर बॉडीज हैं, जितना भी आपका पानी से संबंधित एरिया है, आपके ओशंस है, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, योर आर्टिक ओशन। ठीक है, आपका जितने भी ओशंस हैं वो सारे के सारे आपके हाइड्रोस्फेयर के पार्ट हैं। इतना पानी होने के बाद भी हमारे देश में क्या है बच्चों, पानी की कमी है। हम कहते हैं सेव वाटर सेव लाइफ, पानी बचाओ जिंदगी बचेगी, ये सारी चीजें हम बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, वो बच्चों इसलिए बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे पानी है, ठीक है, 97%, जितना भी आपका 70% पानी है ना, ठीक है, पूरा का पूरा आपका पानी है। ठीक है, उसमें से पूरा एरिया आपका 70% आपका वाटर है अर्थ पे, वहीं 29% आपका लैंड एरिया है। लेकिन अगर हम पूरे ओवरऑल में से कैलकुलेट करें तो 97% हमारा जो वाटर है वो वेस्ट है। क्यों वेस्ट है, क्योंकि इतना इतना जो वाटर है वो क्या है, सॉल्टेड है, सेलाइन वाटर इसको हम कहते हैं। पानी में क्या है, नमक है। इस नमक की वजह से पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है। क्यों खारा होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सॉल्ट है, और सॉल्ट क्या करता है, पानी को खराब कर देता है। यानी हमारे लिए कितना डेटा बचा, हमारे लिए सिर्फ 0.001%, जो मैंने आपको डेटा दिया था डिस्ट्रीब्यूशन में, सिर्फ इतना ही पानी हमारे लिए बचता है, जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलते आ रहा है, और उसको हमें आगे भी चलाना है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं सेव वाटर सेव लाइफ। आपका स्पेशली वाटर डे भी मनाया जाता है, 22 मार्च को हमारा वाटर डे भी सेलिब्रेशन होता है। स्कूल में हम बैनर्स वगैरह बनाते थे, ये सारी चीजें करते थे। दैट इज ऑन 22 मार्च। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज हो गया, ये हमने कल किया था। किस किस तरीके से कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर बॉडीज में, ये हम देख चुके हैं। ओशन सर्कुलेशन पे आते, तो जब हम ओशन सर्कुलेशन हमने किया था, मैंने क्या बताया था, हमारा ओशन एक जगह पे नहीं है। ठीक है, हमारा ओशन क्या करता है, सर्कुलेट करता है, पानी एक जगह पे नहीं रहता। लेकिन अगर हम पॉन्ड्स या फिर लेक्स में देखें, आपने हिंदू धर्म में देखा होगा, मंदिरों में कुंड वगैरह बने होते हैं। ठीक है, कुंड होता है, गुरुद्वारे में होता है, वो पानी के कुंड बने होते हैं, वहां पे पानी स्थिर होता है, क्योंकि वहां पे इकट्ठा किया गया है। लेकिन अगर हम ओशियंस की बात करें, तो मैंने आपको क्या बताया था, पानी सर्कुलेट होता है। पानी कैसे, क्या उसमें नीचे कोई मोटर लगी है, नहीं बच्चों, वो नेचुरल है, तो वो विंड के प्रेशर से होता है। मैं भी आपको दोबारा रिपीट कर दूंगी एक बार। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी का मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था कल, आज मैं और उसको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
सुनामी, द अर्थ, पेंडेमोनियम। ठीक है, पेंडेमोनियम क्या होता है? पेंडेमोनियम बेसिकली एक आपका वोकैबुलरी वर्ड ले लीजिए। ठीक है, पेंडेमोनियम का मतलब है द थिंग दैट इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है, मतलब वो जो भयानक चीजें होती है ना, जो अच्छी घटित नहीं होती, उसके लिए ये वर्ड यूज है, नेगेटिव चीजों के लिए यूज किया जाता है। और सुनामी जैसी चीज तो बहुत बड़ी थी, तो इसलिए इसका भारी भरकम वर्ड दिया, पेंडेमोनियम। इसके साथ ही हम टाइड्स पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे बच्चों टाइड्स का टॉपिक, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, एक्सप्लेनेशन में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन स्टिल हम क्या करेंगे, टाइड्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बताती चलती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए अभी तक आपने क्या पढ़ा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज कितनी, कहाँ पे कितने डिस्ट्रीब्यूट है, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओशन सर्कुलेशन, ओशन किस तरीके से सर्कुलेट करता है, वेव्स के थ्रू, टाइड्स के थ्रू या ओशन करंट्स के थ्रू। ठीक है, ये 3 सर्कुलेशन है। इसके बाद सुनामी आती है, सुनामी किस तरीके से आई, कि क्या उसका कॉन्सेप्ट है, दैट वी हैव डिस्कस्ड। कुछ फैक्ट्स हमारे हैं, डू यू नो फैक्ट्स। ठीक है, बुक के बीच बीच में बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो वाटर साइकिल हम देख रहे थे। वाटर साइकिल में हमने क्या देखा, पानी जितना भी आपका वाटर बॉडीज है, यानी कि आपका जो चैप्टर का नाम है वाटर। ठीक है, वाटर का मतलब बच्चों ऐसे मत समझना सिर्फ और सिर्फ पानी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्या बेकार सा चैप्टर है। इस चीज में, वाटर में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता होती और जिसके बारे में हमें ये चैप्टर बताता है। तो एक बेसिक सी चीज हमने हमेशा देखी है, वाटर साइकिल। ठीक है, तो आपको पता है कि वाटर साइकिल का मतलब पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, बादल बन रहे हैं, बादल बन के नीचे बरस रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये कलेक्शन जितने भी हमारे वाटर बॉडीज होती हैं, सनलाइट के इंसुलेशन से, सन की गर्मी से वही पानी इवेपोरेट होके क्या होता है, ऊपर जाता है। जब ये ऊपर जाता है तो क्लाउड फॉर्म होते हैं, यानी कि कंडेंसेशन होता है। यही क्लाउड क्या होते हैं, हैवी होते चले जाते हैं। जब आप देखते हैं ना काले घने बादल हो जाते हैं, दैट मीन्स आप ना किसी बर्तन में बच्चों पानी को बॉईल करना, आप देखेंगे वहां से जो धुआं निकलता है उसके ऊपर प्लेट रख देना। जब आप प्लेट हटाओगे ना तो उसमें पानी के ड्रॉप्स मिलती हैं। तो क्या होता है, जब जैसे जैसे धुआं ऊपर उठता है वो ठंडा होता चला जाता है, जैसे ही वो ठंडा होता है वहां पे पानी की बूंदें सारी इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, अब यही क्या होगा, यही जो इवेपोरेट होके सूरज की ताप से, अभी जो गर्मी का मौसम आएगा ना, सूरज की ताप बहुत ज्यादा होती है, इस समय में क्या होता है, पानी सारा इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ जाता है। कभी दोपहर के टाइम में ना छत पे पानी गिर के देख लेना, वो सारा सूखा मिलेगा। वो सूख कैसे जाता है, गायब हो जाता है? गायब नहीं होता बच्चों, वो इवेपोरेट होके ऊपर चला जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो जाते जाते ना बहुत ऊपर जा रहा है बच्चों, तो वो कंडेंसेशन के थ्रू, यानी कि वहां पे जाके ठंडा होके वो पानी की बूंदे बन जाती है। जब वो पानी की बूंदे बनती हैं तो वो बादल फॉर्म होते हैं। बादल फॉर्म होते हैं, इतने हैवी हो जाते हैं एक टाइम के बाद, जब हमारा रेनी सीजन आता है तो वही बादल प्रेसिपिटेट होके, यानी कि पानी बन के रेनफॉल होके वो हमारे दोबारा वाटर बॉडीज में आ जाते हैं। अब इसमें एक चीज और बताऊंगी बच्चों, समझ लो आपके घर से जो पानी सीवेज के थ्रू निकल रहा है, यानी नालियों से जो पानी निकल रहा है, वो पानी भी इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो सारे जितना भी, इवन कि लीव्स के अंदर भी, मैंने आपको कल बताया था, लीव्स के अंदर भी जो वाटर कंटेंट होता है वो भी इवेपोरेट होता है। इसलिए कहते हैं पत्तियां सूख गई। सूख गई का मतलब क्या, पानी कहाँ गया, वो इवेपोरेट हो गया। तो ये चीज समझो। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज किया था। दैट मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया, हमारा अर्थ ब्लू प्लैनेट है, लेकिन 97% जो पानी का टोटल अमाउंट है उसमें से सारा पानी वेस्ट है। सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट पानी का बचता है जो कि फ्रेश वाटर में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर में, जहां पे हमने देखा था हमारे ओशियंस ले लो, आइस शीट ले लो, ग्राउंड वाटर ले लो, इन सब ने वो पानी ले रखा है। एक छोटा सा परसेंटेज है, 0.001% ऑफ वाटर इज यूज्ड बाय द ह्यूमन। ठीक है, वो ह्यूमंस के थ्रू, यानी कि हमारे थ्रू वो पानी यूज हुआ जाता है, रिवर्स का पानी। ठीक है, ये एक डेटा आ गया आपके सामने। तो दिस इज द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। राइट, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ मैंने आपको मेजर सीज, लेक्स, रिवर्स, ओशियंस के बारे में बताए थे। ठीक है, तो जब हमने ये मैप देखा था, हमने देखा था हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उनके बीच में कुछ रिवर्स आती हैं, कुछ लेक्स आती हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। हमारे साउथ अमेरिका में ले लो, अमेजोन है। ठीक है, अफ्रीका में ले लीजिए हमारा रेड सी हो गया। ठीक है, अफ्रीका में रिवर्स आती हैं बहुत सारी, कॉन्गो रिवर आती है। ऑस्ट्रेलिया में डार्लिंग रिवर आती है। ठीक है, हमारी खुद की
इंडिया की गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, ठीक है, हमारे लेक्स बहुत सारे आते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, कैरेबियन सी आती है, ठीक है, मेडिटेरियन सी होती है, तो ये सारे के सारे आसपास क्या हमें घेरे हुए हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं इसमें। समझ लो हमारी वाटर बॉडीज क्यों हमारे देश को ब्लू प्लैनेट कहा गया, सॉरी देश नहीं, हमारे प्लैनेट को क्यों ब्लू प्लैनेट कहा गया, इसलिए क्योंकि हमारे पास बहुत सारे वाटर कंटेंट है, ठीक है, वाटर बॉडीज काफी ज्यादा है, आप देखोगे इसी मैप में दिख रहा है, ठीक है, ब्लू ब्लू ज्यादा है, और ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है यानी कि स्थलीय इलाके वो बहुत ही कम है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन इन योर चैप्टर, इसलिए वाटर का अलग से चैप्टर दिया है, ठीक है। आगे भी बढ़ते हैं, और बच्चों ये भी याद रखना ये सारे के सारे एक ही जमीन से जुड़े हैं, ठीक है, इसके नीचे लिथोस्फेरिक लेयर है, हमने चैप्टर पढ़ा था ना इंटीरियर ऑफ द अर्थ, और हमने क्या देखा था, जो हमारी क्रस्ट है वो क्या है, हर जगह पे सेम रहती है, पानी के नीचे भी एक जमीन है, चाहे आप अटलांटिक ओशन भी ले लोगे, अटलांटिक ओशन के नीचे भी कहीं तो एक हार्ड सरफेस आता है ना, एक जो सरफेस है जहां पे हम रहते हैं, एक सरफेस वो होता है जहां जो पानी के नीचे होता है, तो दो चीजें आती हैं, दो टाइप के सरफेसेस आपके होते हैं, जो पानी के नीचे जो सरफेस होता है उसको हम ओशियन क्रस्ट बोलते हैं, ओशियन क्रस्ट, ओशियन बेसिन, ऐसी चीजों से हम जानते हैं, और जिसपे हम खड़े होते हैं दैट इज द हार्ड सरफेस, दैट इज द कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ओके। तो ये दो वर्ड मैंने आपको सिखाए थे, ओशियन क्रस्ट क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू दिस। आगे बढ़ेंगे और बच्चों, अब ओशन सर्कुलेशन, जब हमने ओशन सर्कुलेशन पढ़ा था तो मैंने आपको एक सिंपल सी चीज पूछी थी कि ओशन क्या कैसे घूमेगा, ठीक है, सिंपल सी चीज है बच्चों, ओशन सर्कुलेट मींस ओशन कैसे सर्कुलेट हो रहा है, तो ओशन सर्कुलेट ऐसा नहीं है कि उसमें कोई मोटर वगैरह फिक्स कर दी है समुद्र में जाके किसी ने, और वो पानी मोटर घूमती है और पानी सर्कुलेट हो जाता है। मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया, जैसे कि हमारे कुछ पॉन्ड्स होते हैं, कुंड होते हैं, लेक होते हैं, उनका पानी हमेशा स्थिर रहता है, ठीक है, लेकिन ओशियन वाटर ऐसा होता है कि वो कॉन्टिन्यूसली क्या करता है, मूव करता रहता है। दिस इज हैपन बिकॉज हमारी विंड्स चलती हैं, ठीक है, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately they are called waves। हमारा पानी उठता है नीचे बैठता है, उठता है नीचे बैठता है, ये जो हमारी फॉर्मेशन होती है ये हमारी कहलाती हैं वेव्स, ठीक है, इसको हम लहरें कहते हैं। अब ये लहरें कैसे बनती हैं, ये बच्चों हवा से बनती है, ठीक है, हवा क्या करती है, समझ लो ये पानी है, ठीक है, यहाँ से हवा तेजी से आ रही है और पानी को अपने साथ उठाती हुई चलती है, जब ये पानी को उठाती है तो हमारी वेव्स फॉर्म होती हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड दी वेव्स, ठीक है। तो आज के बाद अगर कोई बोले ना आपको कि वेव्स चल रही हैं, दैट मीन समझ लो विंड का प्रेशर आ रहा है। एक बार हम डायग्राम में देखेंगे, ठीक है, देखो बच्चों जीआईएफ लगाए यहाँ पे, जीआईएफ से आपको आराम से समझ में आएगा। विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस साइड, जैसे जैसे विंड ब्लो हो रही है क्या हमारा पानी जो है वो भी मूव कर रहा है, ठीक है, इसमें भी क्या होती है, वेव्स सर्कुलेट होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह वेव्स बन रही हैं, तो दिस इज व्हाई द वेव्स क्रिएट, ओके, अंडरस्टूड दिस। मूव ऑन करते हैं सुनामी की तरफ। तो अब यही वेव्स क्या करती हैं, जब ये जो रिदमिक पोर्शन है, ठीक है, इसके बाद जो बहुत भयानक रूप ले लेती हैं, कभी कभी वेव्स क्या होती हैं, बहुत ज्यादा एडवांस हो जाती है, ठीक है, बहुत ऊंची लहरें उठती हैं। आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, किसी आप कोस्ट एरियाज के पास गए हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या है, लहरें आती हैं, पैरों को टच करते चले जाती हैं वापस, तो इट इज गुड, ठीक है। अब वही लहरें क्या होती है, बहुत एडवांस सिचुएशन में आ रही है, ठीक है, बट बहुत बड़ी होके आ रही है। मैंने आपको क्या बताया था, एक डेटा दिया था, लहरें ज्यादा से ज्यादा 15 मीटर की होती हैं, लेकिन द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई, करीबन 150 ऊंचा। जब सुनामी आई थी उस समय में जो लहरें आई थी बच्चों, वो 15 मीटर नहीं थी, अब वो 150 मीटर की थी। तो मैंने आपको क्या बताया, एज इट कैन बी एज हाई एज 15 मीटर, बट लार्जेस्ट सुनामी was measured as was 150 मीटर। तो कितना ऊंचा ये गया है, ठीक है, कहाँ 15 और कहाँ 150, आप डिस्टेंस ही देख लीजिए, ठीक है। नाउ these waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर, 700 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो चली थी। एक घंटे में 700 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना, यानी कि उसकी स्पीड समझो कितना वो ट्रैवल कर रही होगी, कितनी स्पीड से वो ट्रैवल कर रही होगी कि वो इतनी स्पीड से यहाँ से वहां सीधा 700 किलोमीटर क्लियर कर लिया 1 घंटे में। तभी आप देखेंगे कि हमारे एक पॉइंट पे जहाँ पे सुनामी आई थी, सुमात्रा नाम है उसका, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, वहां से लेके हमारे इंडिया की पूरी जो हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन है ना बच्चों, ये जितना हमारा कोस्टल एरिया है ये सारा गया, ठीक है। अफ्रीका का एक छोटा सा आइलैंड है मेडागास्कर, मेडागास्कर का आपने नाम किसी मूवी वगैरह में जरूर सुना होगा, वहां तक इसके वेव्स की रेडिएशंस पहुंची थी।
इंडोनेशिया से स्टार्ट हुआ था, इंडोनेशिया के एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, सुमात्रा उसका नाम है, वहां से लेके वहां तक पहुंची थी। कुछ आइलैंड्स ऐसे भी हैं जो पानी में बिल्कुल सबमर्ज हो गए थे, पानी में बिल्कुल डूब गए थे, ठीक है, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, ठीक है, जैसे कि आपके मैंने आपको इंदिरा पॉइंट बताई, ये सारे के सारे पानी में सबमर्ज हो गए थे, ठीक है। आगे चलते हैं। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal area of India। 2004 में ये सुनामी आई थी, करीब जहां तक मुझे डेट याद है, इट इज 26 दिसंबर 2004, ठीक है। 26 दिसंबर 2004 को ये सुनामी आई थी, ठीक है। इसने बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हालात कर दिए थे। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो इंदिरा पॉइंट था हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे, वो पानी के अंदर पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया था, डूब गया था, ठीक है। ये भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ और डिटेल लेते हैं। अब मैंने आपको एक टॉपिक दिया था, सुनामी एज द अर्थ पेंडेमोनियम, सुनामी ऑफ 2004 इन द इंडियन ओशन। हमारा एक तो इंडियन ओशन में ये सुनामी आई थी, ऑब्वियसली बात है ना, इंडिया के नीचे तो हमारा इंडियन ओशन पड़ता है, वहां पे ये सुनामी आई थी। इसके बाद द वेव्स ओरिजिनेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक। एक बात समझो बच्चों, एक मैंने आपको क्या बताया, एक जमीन वो है जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम खड़े होते हैं, ठीक है। एक जमीन वो आती है जो पानी के बिल्कुल नीचे होती है। हमारे जैसे हमें फील होता है, हमारे लैंड के नीचे क्या है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स है। वही जहां पे पानी होता है, उसके नीचे जो जमीन होती है, उसके नीचे भी क्या होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती है। ये लिथोस्फेरिक, मैंने आपको क्या बताया था, ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती रहती है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये प्लेट्स आपस में टक्कर खा जाती हैं। जब ये टक्कर खाती हैं तो उस पॉइंट के सबसे ऊपर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा भूकंप का केंद्र कहते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं एपिसेंटर। एपिसेंटर मींस भूकंप का केंद्र। अभी रिसेंटली अगर मुझे याद हो तो जो लास्ट भूकंप आया था दैट वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान उसका एपिसेंटर था, और वो हमें इंडिया तक फील हुआ। तो डिस्टेंस देखो, यानी कि अगर जिस पॉइंट पे आपका भूकंप आ रहा है वहां तो मैसिव डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत भारी मात्रा में नुकसान होगा, लेकिन उसकी रेंज आपको कहां तक पता चलेगी, आपको दूर कहीं तक आपको पता चलेगा कि हाँ भूकंप आया था, उसके झटके, कहते हैं ना न्यूज में आती है, भूकंप के झटके महसूस किए गए। वो महसूस का मतलब है वही वेव्स जो वहां से ट्रांसफर होके पूरी जमीन हिलते हुए वो हम तक पहुंच रही है, ठीक है। तो ये एक चीज है, ये तो मैंने आपको ऊपर का बताया, ठीक है। अब जहां पे बच्चों पानी है, पानी के नीचे मैंने आपको क्या बताया, पानी के नीचे भी क्या होती है, जमीन होती है। जमीन के नीचे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, हमारे जमीन के नीचे कुछ प्लेट्स मूव करती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ बताया। ये भी प्लेट्स क्या होती हैं, जब आपस में टक्कर खाती हैं, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब पानी के अंदर ऐसा होता है, पानी के अंदर की अपनी एक दुनिया है, ठीक है, जैसे हमें फील होता है ना, वैसे ही वहां पे भी चीजें होती हैं, ठीक है। जब यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा और लिथोस्फेरिक में टक्कर होगी तो ये पानी आगे बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि पानी के ऊपर बम्प होगा और वो आगे वेव्स क्रिएट करेगा, ठीक है। जब ये वेव्स क्रिएट करेगा तो आप देखेंगे कि सुनामी जैसी चीजें आती हैं। उस समय में जब ये सुनामी आई थी, ठीक है, तो पानी के नीचे ही एक बाउंड्री है, ठीक है, सुमात्रा नाम का एक छोटा सा पॉइंट है। उस सुमात्रा नाम के पॉइंट पे ये जो भूकंप का केंद्र था, जो एपिसेंटर था, वो सुमात्रा, उस जगह पे भूकंप आया था। और आप देख लो इंडिया की पूरी कोस्टल लाइन, श्रीलंका, और कहाँ अफ्रीका, कहाँ इंडोनेशिया और कहाँ अफ्रीका, मैं भी आपको मैप में बताऊंगी कहाँ अफ्रीका और कहाँ इंडोनेशिया तक फील हुआ था ये भूकंप, ठीक है। और सुनामी का इफेक्ट भी वहां तक पहुंचा था। कितने लोग मारे गए, 10,000 तो मैं बहुत ही कम डेटा बता रही हूँ जो आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्चुअल डेटा नहीं पता कितने लोग तो उस समय खो गए थे, पता ही नहीं चला हमें, ठीक है, बाढ़ में। चलिए देखते हैं एक बार, चलिए मैप आ गया बच्चों, स्लाइड को क्लीन करेंगे। अब मैं आपको मैप में बताऊंगी। देखो इंडोनेशिया कहाँ है, इंडोनेशिया आपका ये आइलैंड है, ठीक है। तो ये म्यांमार वगैरह, थाईलैंड वगैरह जहाँ पे खत्म होता है वहां पे इस पॉइंट को हम कहते हैं सुमात्रा। ये सुमात्रा का पॉइंट था। यहाँ पे इस पानी के नीचे जो जमीन होगी, यहाँ पे लिथोस्फेरिक टक्कर खाई होगी और इस पॉइंट पे आपका भूकंप हुआ, जिसकी वजह से पानी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस हुई और वो ऊपर की तरफ उठा। जब आपका सुनामी आई तो वो पूरा श्रीलंका, ठीक है, ये पूरा इंडिया का कोस्टल लाइन, इतना पूरा एरिया, और देखो मेडागास्कर मैंने बोला था ना बच्चों, देखो यहाँ पे अफ्रीका के पास छोटा सा आइलैंड है मेडागास्कर नाम का, यहाँ से यहाँ तक मैप में तो काफी छोटा लग रहा है लेकिन एक्चुअल में पूरा एरिया उसने हिला दिया, ठीक है। चलिए अब इस पिक्चर में भी देख लो,
सुमात्रा आपको दिख रहा है, सुमात्रा से इंडिया कितना दूर है ना, लेकिन वहां तक ये रेडिएशन, वहां की जो वेरिएशन, पूरा इंडिया भी हिल चुका था उस समय में। श्रीलंका पूरा इफेक्ट हुआ था, अंडमान निकोबार, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये जो कोस्टल लाइन के जितने भी एरिया थे सारे के सारे इफेक्ट हो गए थे। आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं बच्चों। इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट। अब ये भी इंफॉर्मेशन दी है, कौन सी प्लेट में टक्कर हुई थी ये भी पता चल गया। देखो इंडिया की प्लेट में और बर्मा कहाँ पे है, ठीक है, बर्मा और इंडिया, बर्मा उस समय म्यांमार का नाम होता था, ठीक है, तो ये दोनों आपस में टक्कर खाए, ठीक है, इनकी वजह से जो प्लेट्स थी वो आपस में इवॉल्व हुई और उसकी वजह से हमें सारी चीजें भुगतनी पड़ी, राइट। अर्थक्वेक वाज 9.0, साथ ही बहुत भयानक होता है, तो यहाँ तो 9 था। रिश्टर स्केल क्या होता है, रिश्टर स्केल मतलब जिस स्केल पे जो अर्थक्वेक को नापने का इंस्ट्रूमेंट होता है उसको रिश्टर स्केल बोलते हैं। 9.0 का वो अर्थक्वेक था, ठीक है। After thrusting the Indian plate below the Burma plate, the water mass rushed back towards the coastline of 800 किलोमीटर। करीबन 800 किलोमीटर तक की जो कोस्ट लाइन थी पूरी, वो पूरी की पूरी पानी में सबमर्ज हो गई, आप कह सकते हैं। More than 10,000 people have affected, ठीक है, 10,000 करीबन लोग अफेक्ट हुए थे। इसके साथ ही लाखों के करीब घर जो थे वो पूरे के पूरे पानी में डूब गए थे। ये मैं आपको बहुत ही कम डेटा बता रही हूँ जो कि आपकी बुक में लिखा, मैं बार बार कह रही हूँ, आधी चीजें तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको जीआईएफ दिखाया था, तो आपने देखा होगा किस तरीके से। आप खुद इमेजिन करो बच्चों, फ्लड में ही आजकल कितने घर बर्बाद हो जाते, तो उस समय तो सुनामी आई थी, ठीक है। वर्स्ट अफेक्टेड वर द कोस्ट लाइन ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, जब मैं आपकी तरह 7th स्टैंडर्ड में थी ना, तो हम ना साइड में लक्षद्वीप नाम के आइलैंड फिल करते थे, ठीक है, वो हमारे इंडिया के मैप में, उनका कोई अता पता नहीं रहा उस समय में, वो बिल्कुल पानी के अंदर, आई थिंक मैं कहूंगी पूरी किसी सबमर्ज भी पूरी डूब गए थे, ठीक है, उनका कुछ अता पता नहीं है। इंदिरा पॉइंट नाम की जगह थी, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी इंदिरा पॉइंट क्या है। इंदिरा पॉइंट नाम की जगह थी, वो पूरी पानी में डूब गई, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। दैट मीन्स दिस वाज द मैसिव डिस्ट्रक्शन फॉर इंडियन एंड द कंट्रीज दैट इज नियर बाय टू इंडिया, ठीक है। आगे चलते हैं, अब ये पॉइंट देखो, द इंदिरा पॉइंट। अब इंदिरा पॉइंट के, ये जो आपको लैंड दिख रहा है ना अंडमान निकोबार में, इस टाइप का कुछ एक लाइट हाउस होता था। लाइट हाउस समझ रहे हो कि काफी लंबा होगा। अब वो लहरें कितनी ऊंची होंगी कि वो पूरा का पूरा इंदिरा पॉइंट डुबा गई, ठीक है, उसके आप पानी ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखता, उसके सिर्फ और सिर्फ पानी दिखता है उस जगह पे। ये पूरा जो आइलैंड है ना, ये डूब चुका था उस समय। आज की डेट में ऐसा कोई पॉइंट अब नहीं है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है, या श्रीलंका के पास कहीं, ये देखो, ये पॉइंट पे इंदिरा पॉइंट था, ठीक है, तो आपको मैप में दिखा दिया मैंने सारी चीजें। इस समय में ये सारी चीजें आप कह सकते हैं हैव टोटली डिस्ट्रक्टेड, ओके। सो ये वेव ने श्रीलंका को, सुमात्रा से आती हुई, पूरे सुमात्रा जो एपिसेंटर था वहां से श्रीलंका को काफी इफेक्ट हुआ। श्रीलंका की बहुत सारी जगहें बहुत इफेक्टेड हुई, ठीक है। अंडमान निकोबार पे बहुत इफेक्ट हुआ, जो आज की डेट में बहुत लोग घूमने जाते हैं अंडमान निकोबार में, देखती हूँ हर जगह हर कोई अंडमान निकोबार जा रहा है, समुद्री इलाका है, ठीक है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती गई, लेकिन इसका इफेक्ट आज भी बहुत जगह लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक चीज सबके मन में आती है, क्या इस सुनामी के बारे में पहले पता नहीं लग सकता था बच्चों? इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस ऑफ अ पोटेंशियल सुनामी। ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ऐसी हमारी इतनी चीजें एडवांस हैं कि हम 3 घंटे पहले एटलीस्ट नोटिस दे सकते थे सुनामी का। लेकिन उस समय क्या हुआ, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, ठीक है, लोगों ने मॉनिटर नहीं किया, इतना ध्यान नहीं दिया लोगों ने, उस वजह से ये चीजें इतनी एडवांस होती चली गई। अब 2 ओशन आते हैं, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ी चीज इसका जो रीजन है, इंडियन ओशन में सुनामी आना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मैं आपको बता रही हूँ, इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट आउट ऑफ चांस उस समय किस्मत थी, क्या था बच्चों, लेकिन 2004 में ऐसी चीज हुई। अब इसका क्या रीजन है, मैंने ये इंडियन ओशन वर्सेस पैसिफिक ओशन क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन देखो। जहां पे बच्चों पैसिफिक ओशन है ना, ठीक है, उसके आसपास ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, ये सारी चीजें पड़ती हैं। जहां पे ये पैसिफिक ओशन है उसके आसपास जो कोस्टल लाइन है, यहाँ पे सारे के सारे एक तो वॉल्केनोज होते हैं, ठीक है, इसको पैसिफिक ऑफ रिंग भी कहते हैं, सॉरी रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। आपका जीके का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको याद रखना। ऐसा ओशियन जिसको रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्यों रिंग ऑफ फायर कहते हैं मैं बताती हूँ। ये जो पूरी आपको रेड लाइन दिख रही है ना बच्चों, इसमें ज्यादातर आपको वॉल्केनो मिलेंगे, ठीक है। इन वॉल्केनो में इरप्शन काफी होता है, साथ ही साथ मैंने आपको बताया हमारे अर्थ के नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट होती है। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट समझ रहे हो, हमारे जैसे जॉइंट होता है जहां से हम जुड़े हुए हैं, ये जॉइंट्स हमारे सारे इसी
रीजन के आसपास मिलते हैं, यानी इन्हीं कॉर्नर्स में मिलते हैं। तो मेनली जो अर्थक्वेक होता है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं जो सुनामी वगैरह आती है वो पैसिफिक ओशन में ज्यादातर आती है। लेकिन ये हुआ कहाँ, ये हुआ भारत के पास जो इंडियन ओशन था उसमें, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वहां पे ऐसा कभी उम्मीद, साइंटिस्ट हमारे बताते कि वहां पे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन ये हुआ। अब इसका ये रीजन था, ठीक है। अब लोग उस समय इसलिए इतने ज्यादा क्योर नहीं हो पाए और इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ। इसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, यहाँ वॉल्केनो इरप्शन होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है, तो इनकी वजह से मैं आपको पॉसिबिलिटी दे सकती हूँ, राइट। आगे चलते हैं, और सॉरी, इसके पीछे मैंने आपको बता दिया इंडियन ओशन वर्सेस पैसिफिक ओशन मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से मैं आपको क्या बता रही थी, इसी वजह से आप देखेंगे जापान में ना हमें आधे से ज्यादा टाइम पे जापान में कभी टॉर्नेडो नाम की चीजें मिलती हैं, ठीक है, ऐसी जो हवाएं चलती हैं, ये सारी चीजें और बहुत सारी चीजें जैसे अर्थक्वेक, ये सारी चीजें जापान में काफी आती है क्योंकि वो पैसिफिक ओशन के नियर बाय में पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इन रीजन्स पे ज्यादा अर्थक्वेक, ठीक है, ज्यादा हमें टॉर्नेडो जैसी ये सारी जो चीजें होती है वो यहीं पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैंने इनको वर्सेस किया था, ये मैंने आपको समझा दिया, मैंने इंडियन ओशन वर्सेस पैसिफिक ओशन क्यों लिखा है। अब मेरे सामने दोबारा क्वेश्चन आता है कि अगर प्रेडिक्ट हो सकता था तो क्या कमी रह गई थी 2004 दिसंबर में कि वो प्रेडिक्शन नहीं हुआ ना। सुनामी इन दिसंबर 2004 26 था बच्चों, याद रखना 26, ठीक है, इज द ऑलमोस्ट डिवास्टिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 इयर्स अगो। करीबन 100 साल पहले ये सुनामी का प्रोडक्शन हो चुका था। आप कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। इसका पॉइंट का मतलब है, कभी भी आप देखोगे ना अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है, एनिमल्स को सबसे ज्यादा पता लगता है, ठीक है। एनिमल्स क्या होंगे आप देखेंगे, ये हमें एक्चुअली साइंटिफिक चीजें हैं, एनिमल्स की वाइब्रेशन ना काफी तेज होती हैं। आप कहीं पे जाओगे तो एनिमल्स फट से भाग जाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको बहुत जल्दी आहट पता चल जाती है। अब जब अर्थक्वेक आ रहा है सबसे पहले एलिफेंट्स को या फिर जो भी एनिमल जंगल में होंगे उनको सबसे पहले पता चल जाता है। वो क्या करते हैं, जंगलों से दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है, ठीक है। उसमें ट्राइबल पीपल को कुछ नहीं हुआ था, ट्राइबल पीपल को उस समय कुछ नहीं हुआ था। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने एनिमल्स की मूवमेंट को देख लिया था, ठीक है। ये भी एक जो चीजें हैं ये आप नेट पे सर्च करना आपको दिख जाएंगी, ठीक है। लैक ऑफ मॉनिटरिंग, जो लोगों की कमी रह गई थी वो क्या थी, लैक ऑफ मॉनिटरिंग, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। द अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नॉलेज अमंग द कोस्ट ड्वेलर्स ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, नॉलेज कम थी। कोस्टल एरियाज में अगर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है। तो वो चीजें भी क्या होती हैं, इस समय इतनी ज्यादा एडवांस हो जाती है कि वो पता लग सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है, मॉनिटर नहीं किया गया। ओशियंस में हमेशा मॉनिटर करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि पता चल पाए अगर ऐसी कोई चीज होने वाली है तो 3 घंटे पहले हमें पता लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा ये पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है, लास्ट का क्या है, द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन। ये पॉइंट को समझना, रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर। आप देखेंगे किसी, अगर अभी आप कोस्टल एरिया के पास गए तो आपने देखा होगा पानी क्या करता है, आगे आता है फिर पीछे जाता है, ठीक है। जितना वो पीछे जाएगा उतनी बड़ी लहर बन के वो आगे आएगा, ठीक है। अब जब ये 2004 26 दिसंबर को सुनामी आई थी तो ये पानी ना बिल्कुल पीछे जाता जा रहा था। क्यों, ये पानी इकट्ठा होगा तभी तो वेव बनेगी बहुत बड़ी। लोगों ने देखा, बट उन्होंने सोचा कि ये कुछ साइंस का कुछ होगा, नेचर, उन्होंने नॉर्मल चीज ली इसको। लेकिन जब वो पानी थोड़ी देर बाद दोबारा आया, एक किसी हॉलीवुड मूवी में मैंने देखा है, ठीक है, तो उनको लग रहा था कि जमीन ज्यादा बढ़ रही है, समुद्र कम हो रहा है। एक्चुअल में वो क्या कर रहा है, वो पीछे जाके दोबारा बैक फोर्स करके डबल फोर्स के साथ वो आगे आता है। सो दिस इज कॉल्ड द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर। इसी तरीके से हमारी वेव्स बनती हैं, ठीक है, पानी के हवा के प्रेशर के साथ वो एक साथ आता है और पूरी की पूरी आपकी डिवास्टिंग जो पूरा शहर बचा हुआ है पूरा उठा के ले जाता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी सुनामी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइड्स। तो टाइड सिंपली मैं आपको बताऊंगी, वेव्स क्या बताई, जो छोटी छोटी लहरें ये जो थी ये लहरें होती हैं, ठीक है, वेव्स जिसको हम एंजॉय करते हैं। टाइड्स क्या होती हैं, जब सुनामी आई थी तो वो जो लहर थी वो काफी बड़ी हो गई, ठीक है। लहर उठने का बच्चों एक छोटा सा रीजन मैं आपको बताती हूँ। हमारे अर्थ के अंदर क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है, और हमारे अर्थ के आसपास हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है, जो हमारी खुद की सैटेलाइट है मून, वो घूमती रहती है। इनके बीच में ग्रेविटेशनल से खींचातानी होती है, ठीक है। जो मून के अंदर ग्रेविटेशन फोर्स है वो अर्थ को अपनी तरफ खींचता है और उसका ग्रेविटेशन फोर्स काफी ज्यादा होता है, लेकिन अर्थ तो उसकी तरफ खींच नहीं सकता है ना। तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो पानी होता है ना, जो वाटर कंटेंट हमारा ज्यादा है,
उसको वो खींच लेते हैं, ठीक है, उसको खींचते हैं तभी हमारी जो लहरें हैं वो काफी ज्यादा उठती हैं। अब इसमें देखा होगा पूर्णिमा का चांद, ठीक है, हमारा अमावस्या का चांद, जो मून की पोजीशन होती है, मून छोटा बड़ा हो जाता है, उसमें ये टाइड्स पे काफी इफेक्ट पड़ता है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, अभी सिर्फ मैं आपको टाइड समझाऊंगी। द रिदमिक राइज एंड फॉल, जो रिदमिक तरीके से पानी उठता और गिरता है उसी को हम क्या कहते हैं, टाइड। टाइड दो तरह की होती है, हाई टाइड एंड लो टाइड। हाई टाइड वो होती हैं जो काफी ऊंची जाती हैं, लो टाइड वो होती हैं जो छोटी मतलब नॉर्मल रहती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पिक्चर को एक बार देख लो। इसमें आपको टाइड की वेरिएशन दिख जाएंगी, कितना वो पोर्शन खाली हो रहा है, कितना वो पीछे जा रहा है। देखो ये जितना पीछे गया उतने ही फोर्स में वो आगे आएगा, ठीक है। नाउ अब इसका जो फॉर्मेशन है, ग्रेविटेशन फोर्स है बच्चों, ये सारा मैं अभी रख दूंगी क्योंकि बिकॉज टाइम के साथ मैं इसको पूरा टाइम लेके मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, पूरे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगी। नाउ विल मूव ऑन टू द डायरेक्टली टू द क्विज। ऐसा मत सोचना मैंने ये छुड़वा दिया, ठीक है, आई विल डेफिनेटली डू दिस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी बच्चों क्विज लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द क्विज इज which is a Japanese word which means harbor waves, tsunami, sea wave, ocean wave या none of those?